गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और इस वीडियो में आप देखोगे कि फैट का कैसे डाइजेशन हुआ, किस किस में फैट टूटा और उससे रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्रोटीन्स का रेस्पिरेशन कैसे होता है। क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा था पिछले वाली वीडियोज में हम फोकस करके चले थे ग्लूकोज पर और दूसरी फैट और हम प्रोटीन्स पर फोकस करके नहीं चले, तो उसके बारे में भी आप इस वीडियो में बिल्कुल ढंग से जानोगे। ठीक है, तो हमारा जो पहली जो टॉपिक है हमारी कौन सी है, एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करें। देखिए, एम्फीबॉलिक पाथवे उस पाथवे को कहते हैं जिसमें दोनों रिएक्शन हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो, एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो, दोनों रिएक्शन जिसमें हो उसको हम क्या कहेंगे, एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक आपने ये सुनी होगा, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ये तो आपने सुनी होंगी, है ना। तो अब ये देखिए कि नहीं सुनी है, जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं हल्का सा उनको आइडिया दे दूं कि हमारी जो बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सारी केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूं यहाँ पे आपको। मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म, ये देखेंगे भैया। मेटाबॉलिक रिएक्शन से मेटाबॉलिज्म क्या होता है, टोटल जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में पाई जाती है उन सबको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ, यहां पर सम का मतलब SUM से आएगा, टोटल sum of all chemical reactions occurring in living body। लिविंग बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर हम मेटाबॉलिज्म हम कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये दो तरह की होती है, टाइप्स के बारे में देखें। पहली वाली जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन को हम यहाँ पर देख रहे हैं भैया। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल, यहाँ पर देखना आपको याद आ जाए तो जैसे मैंने पहले बताया है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शंस या फिर एनाबॉलिज्म। ठीक, और दूसरी वाली जो आती है एक, उसको हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब बड़ा मॉलिक्यूल कट जाए, कैटा का मतलब कटना, जब बड़ा मॉलिक्यूल कट गया यानी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है उसको हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हम कहते हैं। तो ये हमारी दो तरह की रिएक्शंस थी। अब ये एम्फीबॉलिक पाथवे उसे कहते हैं जिस पाथवे में एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो, उनको उसको हम क्या कहेंगे, एम्फीबॉलिक पाथवे कहेंगे। जैसे लिख लेते हैं इसकी पहले डेफिनेशन, दिस पाथवे इंक्लूड बोथ रिएक्शंस। बोथ का मतलब क्या आ जाएगा, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड
कैटाबॉलिक। ये दोनों रिएक्शंस हो रही हैं तो उसके पाथवे को हम क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे हम कहते हैं। ठीक, जैसे अब ये देखेंगे आप कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, रेस्पिरेटरी पाथवे। क्या रेस्पिरेटरी पाथवे जो है एक एम्फीबॉलिक पाथवे है? बताइए भाई, रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया, क्या वो एम्फीबॉलिक पाथवे है जिसमें दोनों रिएक्शन पाई जा रही हैं, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है? कैसा हो रहा है? देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में दो पार्ट में टूटा था, पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड में टूटा था, दूसरा भी हमारा क्या था, पायरुविक एसिड था। यानी कि दो पायरुविक एसिड में टूटा था, दोनों ही 3-3 कार्बन कंपाउंड के ये थे। ग्लूकोज कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। अब बताइए कौन सी रिएक्शन हुई इसमें, एनाबॉलिक रिएक्शन हुई या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई? बड़ा मॉलिक्यूल है छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, कौन सी रिएक्शन हुई? कैटाबॉलिक रिएक्शन। बड़ा मॉलिक्यूल है छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, ये बात अलग है। तो 2 में टूटा है या 2 से ज्यादा में टूटा है, ये बात अलग है। लेकिन हमारी जो मेन फोकस्ड बात क्या है, हमारी जो डेफिनेशन क्या है कैटाबॉलिक रिएक्शंस की, कि लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। इस तरह से हमारी जो कैटाबॉलिक का जी कहानी है ये हमारी टिक हो गई, ये सही है। अब आई बात हमारी एनाबॉलिक की। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, आप एंटर करते हैं जब क्रैश साइकिल में। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रूफ कर रहा हूं आपको, जब एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये किसके साथ मिलता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्जेलो एसिड कितने कार्बन कंपाउंड था? 4 कार्बन कंपाउंड था। और हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड आपस में मिले बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, सिट्रिक एसिड बना दिया। यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल ने बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। एनाबॉलिक रिएक्शन हुई कि नहीं भाई? तो दोनों रिएक्शन आ गई। ऐसा पाथवे जिसमें एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो, तो उस पाथवे को हम क्या कहते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे। तो बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है? रेस्पिरेटरी पाथवे। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब देखिए आगे की जो कहानी हम देखते हैं वो हमारी क्या है कि ये जो अब तक हमने फोकस किया है रेस्पिरेशन में, वो ग्लूकोज पर फोकस किया है। अब हम फोकस और पे भी तो करेंगे, क्योंकि हमारे फूड कंपोनेंट हमारा फैट भी है, फूड कंपोनेंट हमारा क्या है? प्रोटीन भी है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे चल रहा था, यानी कि ग्लूकोज कैसे कैसे चल रहा था। देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये किस में ब्रेक डाउन हुआ था? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से यहां पर ग्लाइकोलाइसिस चली थी, आपको याद है? ग्लूकोज कई छोटे छोटे स्टेप में टूटा था और फिर जो है ये 2 पार्ट में टूटा था। एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में टूटा था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ये टूटा था, ऐसे करते करते। और दूसरा जो टूटा था ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूटा था।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये इसमें टूटा था। ठीक है, यहां पर आपकी कहानी आई। अब ये आगे चले थे, यहां पर क्या प्रोडक्ट बना था हमारा, पायरुवेट एसिड। पायरुवेट एसिड बना था इससे, और इससे भी क्या बना था, पायरुवेट एसिड बना था। पायरुवेट एसिड ऐसे ही तो बना था हमारा। ठीक है, पायरुवेट एसिड, एक पायरुवेट एसिड की कहानी ले रहा हूं मैं। ये पायरुवेट एसिड जो है, इसका एसिटाइलेशन हुआ और ये किस में कन्वर्ट हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम में ये कन्वर्ट हुआ था। एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारी क्रैब्स साइकिल चली थी और इसमें CO2 निकल गए थे। यहां से भी एक CO2 निकला था, तो यहां पर जो क्या चली थी, क्रैब्स साइकिल चली थी। यहां CO2 निकल रहे थे आपके, 2 CO2 इसमें से निकले थे, KREB, क्रैब्स साइकिल। यहां से सेम यहां की भी कहानी होती है। ऐसे चला था हमारा मैटर, यहां से CO2 निकल गया था और इसका एसिटाइलेशन हुआ था, किसमें कन्वर्ट हो गया था, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यहां से भी हमारी ये क्रैब्स साइकिल चली थी। यहां से भी क्रैब्स साइकिल चली थी, यहां से भी CO2 हमारे निकले थे। ठीक है, ये हमारी कहानी यहां पर हो रही थी। अब देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट जिससे जो ग्लूकोज बना है, ये हमारा डाइजेशन होने के बाद बना है और उसके बाद ये हमारी फर्दर स्टोरी चली थी। ऐसे ही जो फूड का कंपोनेंट है दूसरा वाला कौन सा, फैट, जिसको आप जानते हैं लिपिड वगैरह होता है, वो किसमें टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। किसमें टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। कौन, फैट, दूसरा जो कंपोनेंट है फैट का। फैट जो है ये ब्रेक डाउन हो रहा था फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट जो है किसमें टूटा है हमारा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटा है। ठीक, अब यहां पर ये बात मान लीजिए, ऐसे लिख लें हम इसे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो ये दो पार्ट में हमारा टूटा, यानी कि डाइजेस्ट हुआ था। ग्लिसरॉल जो यहां पर एंट्री करेगा वो किसके थ्रू करेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट चलेगा और ये आगे की प्रोसेस यहां पर नहीं, डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, ये डाइहाइड्रोक्सी। ये मान लीजिए ये हमारा उसकी कहानी थी। अब ये नहीं चल रही है, हम डायरेक्ट किसको चला रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं फैट पे कर रहे हैं। फैट में को दो पार्ट में टूटा, फैट ग्लिसरॉल में टूटा और फैटी एसिड में टूटा, और ग्लिसरॉल से ये साइकिल चल जाएगी। ग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, फिर उससे पायरुवेट एसिड बन जाएगा, फिर उससे एसिटाइल कोएंजाइम से ये हमारा क्रैब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। फिर फाइनल हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा होगा। यही तो कहानी थी, ये होगा, ये कहानी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब फैटी एसिड बचा, अब इसकी कहानी पे फोकस नहीं करेंगे, अब करेंगे किसकी कहानी पर, हम फैटी एसिड की। फैटी एसिड ये रहा, फैटी एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कहानी अब नहीं करेंगे हम फोकस कर रहे हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड को कैसे कंप्लीट ऑक्सीडाइज करोगे आप, फैटी एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से वो क्रैब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा और हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह फैटी एसिड हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ग्लिसरॉल इसके थ्रू हमारा एंटर कर जाएगा और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
अब बात आती है हमारी किसकी आती है, प्रोटीन की आती है, क्योंकि हमारा जो है फूड कंपोनेंट प्रोटीन भी है। प्रोटीन को आप कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, प्रोटीन जो है ये किसमें टूटता है, अमीनो एसिड में। डाइजेस्ट किसमें होता है, ये अमीनो एसिड में डाइजेस्ट होता है। कौन, प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड में डाइजेस्ट हमारा हो गया। अब अमीनो एसिड में डाइजेस्ट होने से ये अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट एसिड में। और ये कहानी नहीं होगी, हम फोकस सिर्फ किस पे कर रहे हैं, प्रोटीन पे कर रहे हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड से ये पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होगा, वहां से फिर ये आगे की प्रोसेस में एंटर कर जाएगा। पायरुवेट एसिड है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, फिर क्रैश साइकिल होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा और ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा एटीपी के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो हमारे थ्री कंपोनेंट थे जो खाने के, तो और तो विटामिन है, मिनरल है, वाटर है, वो हमारे डाइजेस्टेबल नहीं है। जो डाइजेस्टिव कंपोनेंट है हमारे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। तो इन सब का रेस्पिरेशन कैसे होता है वो सब आपको मैंने बता दिया। कार्बोहाइड्रेट का तो सिंपल हम समझते आए हैं। फैट का, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटेगा, ग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ऐसे एंटर कर जाएगा। फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से ऐसे एंटर कर जाएगा। प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है और अमीनो एसिड से वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर फिर वो ऐसे एंटर कर जाएगा और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये हमारी कहानी थी हमारी वेरियस फूड कंपोनेंट के रेस्पिरेशन की। अब बात एक आती है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या फिर रेस्पिरेटरी रेशियो, यानी कि हम कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, उसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहेंगे। ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ये देखिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो होता है ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेशियो। रेस्पिरेटरी रेशियो ये देखते हैं भैया, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या रेस्पिरेटरी रेशियो ये क्या है, रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड एवॉल्व या रिलीज्ड और ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है उसका जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहेंगे। ठीक है। जैसे RQ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, तो हम यहां पर कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना इवॉल्व हुआ, कितना निकला, इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हम कहते हैं। अब जैसे देख लें कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना होता है, हमेशा 1 होता है। RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, ऑलवेज 1, हमेशा 1 होगा कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन ली जाएगी उतनी ही क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। ठीक है,
ये बात हुई हमारी। अच्छा, अब आता है हमारी दूसरी चीजों का, जैसे फैट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमेशा कम होता है। RQ ऑफ फैट लेस देन 1। अबाउट लिख सकते हो आप, लगभग कुछ फैट्स का अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पर दें एक हमारा जो फैट है ट्राइपेमेंथिन है, उसका जो RQ है वो 0.7 होता है। अब आता है RQ और प्रोटीन, इसका भी RQ जो होता है वो 1 से कम होता है, लेस देन 1। जैसे हमारा कितना हो सकता है 0.9। ठीक है, कुछ विशेष अमीनो एसिड्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जिनका थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बाकी जो यहां पर अबाउट लिख लेना, अबाउट अमीनो एसिड में। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन था, रेस्पिरेटरी रेशियो था कि कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है, कितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहते हैं।